क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से मतलब हजारों साल पहले भारत में ऐसे शहर थे जहां सड़कें एकदम सीधी समकोण पर काटती थी और सोचिए हर घर से नालियां जुड़ी हुई थी, वो भी ढकी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। या फिर वो सम्राट जिसने इतना बड़ा युद्ध जीता और फिर हथियार ही छोड़ दिए। अशोक की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और अपनी बातें, अपने विचार सीधे पत्थर के खंभों पर खुदवा दिए ताकि सब लोग पढ़ सकें। कमाल है। तो आज हम प्राचीन भारत के इसी रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। पाषाण युग यानी पत्थर का जमाना। हाँ, पाषाण युग, ये तो बहुत ही लंबा दौर था। लाखों साल का। शुरुआत में पूरा पाषाण काल। तब इंसान पूरी तरह प्रकृति पर ही निर्भर था। शिकारी, संग्राहक। और औजार वो कैसे थे? बड़े भारी बेडौल पत्थर के, चॉपर चॉपिंग कहते हैं उन्हें। लेकिन इसी दौर के आखिर में भीमबेटका जैसी जगहों पर गजब के शैलचित्र मिलते हैं। हाँ, वो रॉक पेंटिंग्स, उनसे उस समय की जिंदगी का कुछ अंदाजा लगता है। सही कहा। फिर मौसम बदला, थोड़ा गर्म हुआ और आया मध्य पाषाण काल। इसमें क्या नया था? सबसे खास थे औजार। अब वो छोटे नुकीले पत्थर के औजार बनाने लगे, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब? बहुत छोटे ज्यामितीय आकार के पत्थर, शायद इनको हड्डी या लकड़ी में लगाकर तीर की नोक या हंसिया जैसे कुछ बनाते होंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई। बिल्कुल। और एक और बड़ी बात, पशुपालन के शुरुआती निशान भी इसी दौर के हैं, जैसे आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान में। पशुपालन, ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा। और फिर आया नवपाषाण काल, इसे तो क्रांति कहते हैं ना? हाँ, नव पाषाण क्रांति, क्योंकि अब इंसान ने खेती करना सीख लिया। ओह, मतलब अब वो खानाबदोश नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। अब वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। एक जगह टिक कर रहने लगा, स्थायी बस्तियां बनी, गांव बसे। और पशुपालन? वो भी व्यवस्थित हो गया। मिट्टी के बर्तन बनने लगे, पहले हाथ से, फिर बाद में चाक का इस्तेमाल करके। और पत्थर के औजार भी अब ज्यादा पॉलिश वाले, चिकने और धारदार हो गए, कुल्हाड़ियां वगैरह। ये सब कहाँ देखने को मिलता है, इसके सबूत? सबसे पुराने सबूतों में से एक है मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। वहाँ खेती पशुपालन के बहुत पुराने साक्ष्य हैं। भारत में देखें तो कश्मीर में बुर्जहोम और गुफकराल। बुर्जहोम, वहाँ की खास बात क्या थी? वहाँ गड्ढों में बने घर मिले हैं, जिन्हें पिट डेयरलिंग्स कहते हैं। और एक अजीब बात, वहाँ कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। कुत्तों को भी? अच्छा। और बिहार का चिरांद? वो हड्डी के औजारों के लिए मशहूर है। देखिए ये स्थल और उनकी खासियतें, जैसे बुर्जहोम के गड्ढे वाले घर, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, पाषाण युग के बाद फिर धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ, ताम्र पाषाण युग। जी, कैल्कोलिथिक एज, पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसान ने सीखा। तो क्या ये शहर बन गए थे, सिंधु घाटी जैसे? नहीं, ये ज्यादातर ग्रामीण समुदाय ही थे, बड़े शहर नहीं थे। खेती बाड़ी, पशुपालन मुख्य काम था। ये लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे और घर भी कच्ची मिट्टी, घास फूस के बनाते थे। पकी ईंटों का इस्तेमाल नहीं था। और इनके बर्तन कुछ खास थे? हाँ, इनके मिट्टी के बर्तन पहचाने जाते हैं, काले और लाल रंग वाले, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं, BRW, और एक गेरुए रंग वाले भी, ऑकर कलर्ड पॉटरी, OCP। आपने कहा तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ, इसका असर सिर्फ औजारों पर पड़ा होगा या समाज पर भी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, धातु खोजना, उसे पिघलाना, उससे चीजें बनाना, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए खास हुनर चाहिए। हाँ, सही बात है। तो इससे क्या हुआ होगा? समाज में विशेषज्ञता बढ़ी होगी। मतलब कुछ लोग धातु का काम करने लगे, कुछ खेती, कुछ बर्तन बनाने लगे। काम का बंटवारा शुरू हुआ होगा। तो एक टेक्नोलॉजी समाज को बदल सकती है। बिल्कुल। ज़ोरवे संस्कृति महाराष्ट्र या आहार संस्कृति राजस्थान इसी दौर की मिसालें हैं। और इसी पूरी तैयारी के बाद इसी नींव पर खड़ी हुई भारत की पहली शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग। बिल्कुल सही। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, हो सकता है और भी पुरानी हो, और इसका फैलाव बहुत बड़ा था। और इनकी पहचान है इनका टाउन प्लानिंग, गजब का। हाँ, अद्भुत नगर नियोजन। शहर एकदम योजना से बसाए गए थे। सड़कें सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, ग्रिड पैटर्न जिसे कहते हैं। और वो नालियां
कमाल था। बिल्कुल हर घर से जुड़ी हुई और ढकी हुई उस जमाने में। बिल्कुल। शहर अक्सर दो हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा टीला जिसे दुर्ग कहते हैं और एक निचला शहर। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार देखा है? हाँ, तस्वीरों में। और हड़प्पा के अन्न भंडार, ये सब कमाल के स्ट्रक्चर हैं। और इन सब में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, वो भी एक स्टैंडर्ड साइज की। अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी? मैंने सुना ये दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे। हाँ, ऐसा माना जाता है। यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे, शायद सिंधु से ही ये शब्द बना। ये लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे। पर लोहा नहीं जानते थे। नहीं, लोहा नहीं जानते थे। खेती तो थी ही, साथ में शिल्प कला में माहिर थे। मनके बनाना, मोहरे बनाना, नावें बनाना, और इनका व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला था। मेसोपोटामिया, वहां के लेखों में शायद मेलुहा का जिक्र आता है। बिल्कुल, वो शायद इसी इलाके के लिए था। और व्यापार का सबसे बड़ा सबूत तो वो हजारों मोहरें हैं जो मिली हैं, सील्स। जी हाँ, ज्यादातर सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई, उन पर जानवरों की आकृतियां हैं और एक लिपि भी है। वो रहस्यमयी लिपि जो आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। हाँ, वही। ये शायद व्यापार में पहचान या मालिकियत दिखाने के काम आती होंगी। इनके बाट यानी वजन भी मिले हैं, जो एक स्टैंडर्ड साइज के थे, अक्सर 16 के गुणक में। धर्म के बारे में क्या पता चलता है? क्या कोई बड़े मंदिर या राजा के महल मिले हैं? नहीं, कोई भव्य मंदिर या महल जैसी इमारतें नहीं मिली हैं, इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि शासन कौन चलाता था। हो सकता व्यापारी वर्ग हो या कोई समिति। लेकिन पूजा पाठ के संकेत तो मिले हैं। हाँ, वो मिले हैं। मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। एक मोहर पर योबी जैसी मुद्रा में एक देवता बैठे हैं, जिन्हें पशुपति कहा गया है। लिंग और योनि पूजा के प्रतीक भी मिले हैं। पेड़ और पशुओं की पूजा भी शायद होती थी। और मुख्य स्थल कौन-कौन से हैं जो याद रखने चाहिए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तो हैं, फिर गुजरात में लोथल, जो एक बंदरगाह शहर था, और धौलावीरा, जो अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी, ये सब महत्वपूर्ण है। ठीक है। सीख सिद्धता के बाद आता है वैदिक काल। इसे आर्यों की सभ्यता भी कहते हैं। हाँ, और इसे हम दो हिस्सों में बांटकर समझते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस समय आर्य कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश में, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इलाके में। समाज कबीलाई था। सबसे छोटी इकाई कुल, फिर ग्राम, फिर विश और फिर जन। और राजा, क्या वो बहुत शक्तिशाली था? नहीं, उतना नहीं। उसकी मदद के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं, जिनमें लोग भाग लेते थे। और इस दौर में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, ऐसा सुना है। हाँ, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, सभाओं में भाग लेने का अधिकार था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। गाय का बहुत महत्व था। गाय को अघन्या कहा गया है ना? मतलब न मारने योग्य। बिल्कुल। जीवन अर्ध घुमंतु टाइप का था। पशु ही धन थे। देवता प्रकृति की शक्तियों के रूप में थे। इंद्र, जिन्हें पुरंदर यानी किले तोड़ने वाला भी कहा गया, अग्नि, वरुण, सोम। और वर्ण व्यवस्था वो कैसी थी? लेकिन कर्म पर आधारित थी। मतलब जो जैसा काम करता था वैसा उसका वर्ण, और ये लचीली थी, बदली जा सकती थी। ठीक है। फिर आया उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें बड़े बदलाव आए। हाँ, काफी बड़े बदलाव। आर्य अब पूरब की तरफ बढ़े, गंगा यमुना के दोआब में बस गए, और सबसे बड़ी बात, उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया। लोहा, इससे तो खेती में क्रांति आ गई होगी। बिल्कुल। लोहे के हल और कुल्हाड़ियों से जंगल साफ करना, जमीन जोतना आसान हो गया, तो कृषि का महत्व बहुत बढ़ गया। जीवन स्थायी हो गया। और राजनीतिक तौर पर? छोटे छोटे जन मिलकर बड़े जनपद बन गए। राजा अब ज्यादा शक्तिशाली हो गया। यज्ञ वगैरह बहुत होने लगे। सभा और समिति का महत्व कम हो गया। और समाज में वर्ण व्यवस्था का क्या हुआ? यही सबसे बड़ा बदलाव आया। अब वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विभाजन कठोर हो गया। गोत्र व्यवस्था भी इसी समय शुरू हुई। और महिलाओं की स्थिति? उसमें गिरावट आई। उन्हें सभाओं में जाने से रोक दिया गया। शिक्षा के अवसर कम हो गए। यज्ञ बहुत जटिल और खर्चीले हो गए, जिससे पुरोहितों का महत्व बहुत बढ़ गया। देवता भी बदल गए। हाँ, इंद्र और अग्नि का महत्व कम हुआ। उनकी जगह प्रजापति, ब्रह्मा,
विष्णु और रुद्र शिव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। आश्रम व्यवस्था की अवधारणा भी इसी दौर में आई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इस पूरे वैदिक काल को समझने के लिए वैदिक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। 4 वेद तो सब जानते हैं। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थनाएं हैं, सामवेद में उन मंत्रों को गाने लायक बनाया गया है, यजुर्वेद में यज्ञ करने की नियम है और अथर्ववेद में जादू टोना, दवाइयाँ, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें हैं। वेदों के अलावा भी तो बहुत कुछ है। जी हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो वेदों की व्याख्या करते हैं। अरण्यक है। हाँ, जो जंगल में लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ है। और सबसे महत्वपूर्ण है उपनिषद। उपनिषद यानी वेदांत, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष। वेद भी हैं। ये पूरा साहित्य उस युग के समाज, धर्म, दर्शन को समझने की कुंजी है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जटिल हो गए, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। इसी माहौल में शायद नए विचारों का जन्म हुआ, जैन और बौद्ध धर्म। बिल्कुल सही। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक तरह की वैचारिक क्रांति हुई, कर्म कांडों और जटिलताओं के खिलाफ। पहले जैन धर्म की बात करें। ये तो बहुत पुरानी परंपरा मानी जाती है। हाँ, कहते हैं 24 तीर्थंकर हुए। पहले ऋषभदेव, जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी है, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें और सबसे प्रमुख वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी, उनका जीवन काल? जन्म 540 ईसा पूर्व के आसपास कुंडग्राम, वैशाली के पास, और निर्वाण 468 ईसा पूर्व के आसपास पावापुरी में। इनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? त्रिरत्न और पंच महाव्रत। हाँ, त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, और सम्यक चरित्र यानी आचरण। और पंच महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा जमा ना करना, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। जी हाँ, बाकी 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे। जैन दर्शन आत्मा और कर्म फल में विश्वास करता है, पर ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानता, और अहिंसा पर इनका जोर सबसे ज्यादा है। और बाद में ये श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। हाँ, भद्रबाहु और स्थूलभद्र के अनुयायियों के बीच मतभेद के बाद श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर वस्त्र त्याग देते हैं। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व, 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, महाभिनिष्क्रमण। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन। और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म का सार क्या है? 4 आर्य सत्य। हाँ, 4 आर्य सत्य। पहला, दुनिया में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छा। तीसरा, इच्छाओं को खत्म करके दुख से छुटकारा पाया जा सकता है यानी निर्वाण। और चौथा, इस छुटकारे का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 रास्ते। हाँ, 8 बातें: सही समझ, सही सोच, सही बोली, सही काम, सही जीवन यापन, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। न ज्यादा भोगविलास, न खुद को बहुत कष्ट देना। और इनका साहित्य वो पाली भाषा में है, त्रिपिटक। जी, त्रिपिटक यानी 3 पिटारी। विनय पिटक जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम है, सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं, और अभिधम्म पिटक जिसमें दर्शन की बातें हैं। जातक कथाएं भी हैं जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। बौद्ध धर्म में भी तो बाद में शाखाएं बनी, हीनयान और महायान। हाँ, चौथी बौद्ध संगीति के बाद ये विभाजन साफ हो गया। हीनयान वाले बुद्ध को एक महान इंसान मानते थे और उनकी मूल शिक्षाओं पर चलते थे। महायान वालों ने बुद्ध को देवता मान लिया, मूर्ति पूजा शुरू कर दी और बोधिसत्व की अवधारणा लाए। बोधिसत्व? हाँ, मतलब वो ज्ञानी व्यक्ति जो खुद निर्वाण पा सकता है पर दूसरों की मदद के लिए संसार में ही रहता है। अच्छा, तो ये इतने सारे राजवंश, इतनी सारी विचारधाराएं, एक सवाल मन में आता है। अगर किसी को आज के समय में इन प्राचीन सभ्यताओं से कुछ सीखना हो तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? आपको क्या लगता है? ये तो सोचने वाली बात है।
देखिए, हर किसी के लिए शायद जवाब अलग हो। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सिंधु घाटी का जो नगर नियोजन था, खासकर पानी का प्रबंधन, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। हाँ, सस्टेनेबल प्लानिंग। बिल्कुल। ये फिर बुद्ध और महावीर की अहिंसा और करुणा की शिक्षाएं, आज की दुनिया में उनकी जरूरत शायद और भी ज्यादा है। अशोक का धम्म भी, जो सहिष्णुता और नैतिकता पर जोर देता है, वो भी बहुत प्रासंगिक है। सही कहा। अच्छा, हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे थे जब जैन और बौद्ध धर्म आए। उसी समय भारत में बड़े बड़े राज्य भी बन रहे थे। हाँ, बिल्कुल। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। 16। कौन कौन से प्रमुख थे? इनमें ज्यादातर तो राजतंत्र थे, जैसे काशी, कोसल, वत्स, अवंती। मगध भी था, लेकिन कुछ गणराज्य भी थे। गणराज्य उस जमाने में? हाँ, जैसे वज्जी संघ, जिसमें वैशाली आता था, और मल्ल। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि तब भी रिपब्लिकन सिस्टम थे। और इन 16 में सबसे ताकतवर कौन निकला? मगध, आज का दक्षिणी बिहार वाला इलाका। मगध ही क्यों? क्या खास था वहां? कई कारण थे। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति। पहली राजधानी राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी, सुरक्षित। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी। व्यापार और आवाजाही के लिए बहुत अच्छी जगह। और शायद लोहे के भंडार भी? हाँ, ये भी एक बड़ा कारण था। छोटा नागपुर पठार पास था, जहां लोहा आसानी से मिल जाता था। इससे उन्हें अच्छे हथियार और खेती के औजार बनाने में मदद मिली। कौन कौन से वंश हुए मगध में? शुरुआत हर्यंक वंश से हुई। बिंबिसार, अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी। फिर शिशुनाग वंश आया, जिसने अवंती को जीता। और फिर आए नंद वंश। नंद वंश, महापद्मनंद और धनानंद। हाँ, महापद्मनंद को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, एक राठ कहा गया है। और आखिरी नंद राजा धनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। फिर धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला विशाल साम्राज्य, लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व। बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य, फिर बिंदुसार और फिर सम्राट अशोक। अशोक का नाम तो इतिहास में अमर है, खासकर कलिंग युद्ध के बाद जो बदलाव आया। हाँ, कलिंग युद्ध, आधुनिक ओडिशा में जो खून खराबा हुआ, उसे देखकर अशोक का मन बदल गया। उन्होंने युद्ध छोड़कर धम्म के रास्ते पर चलने का फैसला किया। ये धम्म क्या था? कोई नया धर्म? नहीं, धर्म नहीं, ये एक नैतिक आचार संहिता थी। इसमें बड़ों का आदर करना, अहिंसा का पालन करना, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार करना, सभी धर्मों का सम्मान करना जैसी बातें थीं। और इसे उन्होंने फैलाया कैसे? उन्होंने पूरे साम्राज्य में जगह जगह पत्थर के खंभों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवाए। इन्हें ही अशोक के अभिलेख कहते हैं। हाँ, वो ब्राह्मी लिपि वाले अभिलेख जिन्हें जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। बिल्कुल। ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन कुछ खरोष्ठी, यूनानी और अरामेयक लिपियों में भी मिले हैं। ये अभिलेख उस समय के प्रशासन, समाज और अशोक की सोच को जानने का सबसे बड़ा जरिया है। मौर्य प्रशासन भी काफी संगठित था। हाँ, बहुत केंद्रीकृत प्रशासन था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। राजा की मदद के लिए मंत्री परिषद होती थी। कई बड़े अधिकारी होते थे, जैसे समाहर्ता, राजस्व इकट्ठा करने वाला, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष। गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। मौर्यों के बाद क्या हुआ? साम्राज्य बिखर गया? हाँ, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद फिर से राजनीतिक बिखराव का दौर आया। इसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। लगभग 185 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कौन सी ताकतें उभरी? उत्तर भारत में शुंग वंश आया। पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य राजा की हत्या करके इसकी स्थापना की। फिर कण्व वंश आया। दक्कन में सातवाहन बहुत शक्तिशाली हुए। सातवाहन, इनकी क्या खासियत थी? इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देना शुरू किया। शीशे के सिक्के भी चलाए। अजंता एलोरा की कुछ गुफाएं भी इनके समय की हैं। और इसी समय उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमण भी हुए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हिंद यवन आए, यानी इंडो ग्रीक। राजा मिनांडर या मिलिंद काफी मशहूर हुआ। इन्होंने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। गांधार कला पे इनका असर पड़ा। सोने के सिक्के सबसे पहले इन्होंने चलाए। हाँ। जारी करने का श्रेय इन्हें जाता है। फिर शक आए।
शक राजा रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है। ये संस्कृत का पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। फिर पहलव यानी पार्थियन आए और फिर आए कुषाण। कुषाण और राजा कनिष्क। बिल्कुल, कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान राजा थे। लगभग 78 ईस्वी में उन्होंने शासन शुरू किया और माना जाता है कि इसी समय उन्होंने शक संवत शुरू किया। कनिष्क का समय क्यों इतना महत्वपूर्ण है? कई वजहें हैं। एक तो उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाई, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। दूसरा, उनका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला था और रेशम मार्ग के एक बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण था, जिससे भारत को बहुत आर्थिक फायदा हुआ। और सोने के सिक्के? हाँ, कुषाणों ने बड़ी मात्रा में और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। उनके दरबार में अश्वघोष, कवि, नाटककार, चरक, चिकित्सा जैसे विद्वान थे। इसी समय गांधार और मथुरा कला शैलियों का जबरदस्त विकास हुआ। तो ये दौर भले ही राजनीतिक रूप से टूटा हुआ था, पर सांस्कृतिक रूप से काफी रिच था। बिल्कुल, इसे कल्चरल फ्यूजन का दौर कह सकते हैं। और जब ये सब उत्तर और मध्य भारत में हो रहा था, सुदूर दक्षिण में क्या चल रहा था? संगम युग। जी हाँ, संगम युग। ये दक्षिण भारत के इतिहास का शुरुआती दौर है, खासकर तमिलनाडु और केरल का। इसमें 3 राज्यों का जिक्र आता है, चोल, चेर और पांड्या। चोल, चेर, पांड्या, इनकी क्या खासियतें थीं? चोल अपनी नौसेना और सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाने जाते थे। राजधानी उरैयूर और बाद में पुहार यानी कावेरी पट्टनम थी। चेर केरल वाले इलाके में थे। इनकी राजधानी वंजी थी और इनका रोम के साथ खूब व्यापार होता था। पांड्या मोतियों के लिए मशहूर थे। राजधानी मदुरई थी। कहते हैं इन्होंने ही संगम यानी तमिल कवियों की सभाएं आयोजित करवाई थी। इसीलिए इसे संगम युग कहते हैं। हाँ, और इन्हीं सभाओं में जो साहित्य रचा गया उसे संगम साहित्य कहते हैं। ये तमिल भाषा का सबसे पुराना साहित्य है। इसमें तोलकाप्यम, व्याकरण ग्रंथ, शिल्पादिकारम और मणिमेखलई जैसे महाकाव्य शामिल हैं। ये उस समय के समाज, युद्ध, प्रेम, व्यापार के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल और संगम युग के बाद फिर से एक बड़े साम्राज्य का दौर आया। हाँ, गुप्त साम्राज्य। हाँ, गुप्त काल, लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग? हाँ, क्या ये सही है कहना? देखिए, स्वर्ण युग कहने पर थोड़ी बहस है, क्योंकि हर वर्ग के लिए ये शायद स्वर्ण युग न रहा हो। लेकिन ये सच है कि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली और 319 ईस्वी में गुप्त सम्मत शुरू किया। फिर समुद्रगुप्त आए, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। हाँ, समुद्रगुप्त। उनकी विजयों का वर्णन उनके मंत्री हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख में किया है। वो खुद कवि भी थे, कविराज कहलाते थे। और उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। बिल्कुल, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शायद सबसे प्रसिद्ध गुप्त राजा हैं। उन्होंने शकों को हराया, इसीलिए शकारी कहलाए। उनके दरबार में नवरत्न थे, जिनमें कालिदास सबसे प्रसिद्ध है। चीनी यात्री फाहियान भी इन्हीं के समय आया था। जी हाँ, फाहियान ने उस समय के भारत का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलाए और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बना। और स्कंदगुप्त ने हूणों के भयानक आक्रमणों का सामना किया और उन्हें हराया। गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थीं? मंदिरों का निर्माण? हाँ, इसी काल में मंदिर निर्माण कला का विकास शुरू हुआ। पहले मंदिर सपाट छत वाले होते थे, फिर शिखर बनने लगे, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये शिखर वाला पहला ज्ञात मंदिर है। भीतरगांव का ईंटों का मंदिर भी मशहूर है। और साहित्य, विज्ञान? संस्कृत साहित्य का तो ये स्वर्ण काल था ही। कालिदास की रचनाएं इसी समय की हैं। गणित में आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली पर काम किया, पृथ्वी के घूमने के बारे में बताया। खगोल विज्ञान में वराहमिहिर का योगदान है। प्रशासन भी अच्छा था, हालांकि मौर्यों जितना सेंट्रलाइज्ड नहीं था। प्रांतों को भुक्ति, जिलों को विषय कहते थे। ठीक है, गुप्तों के पतन के बाद फिर से दिखराओ। हाँ, गुप्तोत्तर काल, लगभग 550 से 750 ईस्वी। उत्तर भारत में फिर से कई क्षेत्रीय ताकतें उभरी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे
थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, इनके बारे में तो काफी पढ़ा है। हाँ, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बना ली और अब पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन गया। हर्षवर्धन खुद विद्वान थे, नाटक लिखते थे। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। चीनी यात्री हुएनसांग भी इनके समय आया था। बिल्कुल, हुएनसांग ने हर्षवर्धन के राज्य और उस समय के भारत का विस्तृत वर्णन किया है। हर्षवर्धन के अलावा कन्नौज के मौखरी, मगध के उत्तरगुप्त, मालवा के यशोधर्मन, वल्लभी के मैत्रक, बंगाल के गौड़ शासक शशांक, ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियां थीं। और इसी कन्नौज पर कब्जे के लिए आगे चलकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। हाँ, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। उसकी पृष्ठभूमि इसी दौर में तैयार हो गई थी। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। तो ये हमने पाषाण युग से लेकर हर्षवर्धन तक का एक बहुत लंबा सफर तय कर लिया। अगर संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या रही? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि कैसे इंसान शिकारी संग्राहक से किसान बना, गांव बसाए और फिर धातु का इस्तेमाल सीखा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता आई, जिसने दिखाया कि भारत में बहुत पहले भी बेहतरीन शहर और व्यापार व्यवस्था थी। वैदिक काल में हमने आर्यों के समाज, धर्म और दर्शन को समझा, कैसे यज्ञों से उपनिषदों तक का विकास हुआ। फिर जैन और बौद्ध धर्मों ने एक नई दिशा दी, अहिंसा और नैतिकता पर जोर दिया। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों ने भारत को राजनीतिक एकता दी, कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। और मौर्योत्तर काल, संगम युग और गुप्तोत्तर काल ने दिखाया कि कैसे बाहरी संपर्क बढ़े और क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ। वाकई एक बहुत ही विस्तृत और कहना चाहिए उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है ये। अच्छा, अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। प्राचीन भारत का ये इतना लंबा, इतना विविध इतिहास हमने देखा। क्या आपको लगता है कि उस दौर की कोई एक खोज या कोई एक विचार या कोई एक घटना ऐसी है जिसका असर आज भी हमारे समाज पर, हमारी जीवन शैली पर सबसे गहरा है? वो कौन सी है और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर। और आज के इस गहन अवलोकन में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है प्राचीन भारत की यह यात्रा आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। जय हिंद।